पुनः अपने क्लास में स्वागत करती हूँ। आइए हम यहाँ डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों की जो यूपी बोर्ड के लिए प्लस एनसीईआरटी, आईपीएमटी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आइए हमारी क्लास आज से पुनः शुरू होती है वहाँ से जहाँ हम लोगों ने अपनी क्लास को पिछली क्लास में छोड़ा हुआ था। तो चलिए पिछली क्लास को थोड़ा सा हम कंटिन्यू करते हुए देखते हैं कि पिछली क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था और पुनः हमें अपनी क्लास में कहाँ से पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि आज की क्लास में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम मुख्य रूप से निम्न बिंदुओं को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। पहला, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल को, और दूसरा साइड सेंटर्ड यूनिट सेल को, तीसरा सेल पैरामीटर्स और चौथा सेल पैरामीटर के आधार पर हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे ब्राविस्लैटिस को, कि ब्राविस्लैटिस क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम मुख्य रूप से इन चार बिंदुओं के ऊपर अपने डिस्कशन को फोकस रखेंगे। पहला, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, दूसरा साइड सेंटर्ड यूनिट सेल, तीसरा सेल पैरामीटर्स, और सेल पैरामीटर्स के आधार पर ब्राविस्लैटिस कितने प्रकार के होते हैं, हम इन बिंदुओं के ऊपर अपनी परिचर्चा को रखेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल से अपनी क्लास को। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि यूनिट सेल या सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होते हैं। तो जैसा कि आपको याद होगा पिछली क्लास के माध्यम से, और अगर आप भूले भी होंगे तो मेरी वीडियो को पीछे की क्लास में आप देखिएगा, वहां से आपको ये चीज़ पूरी तरह से क्लियर होगी कि सेंटर्ड यूनिट सेल किसे कहते हैं और इसके कितने पार्ट होते हैं। तो थोड़ा सा पुरानी बातों को हम ताज़ा करते हुए देखते हैं कि सेंटर्ड यूनिट सेल जो होते हैं वो मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। पहला, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, दूसरा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, और तीसरा साइड सेंटर्ड या एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। पिछली क्लास में हम लोगों ने सेंटर्ड यूनिट सेल के पहले प्रकार यानी कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में मुख्य रूप से डिस्कशन किया था और ये जानने का भी प्रयास किया था कि उसके अंदर एटम्स की संख्या क्या होगी। तो आइए बच्चों, आज के टॉपिक में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में, कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है। यहाँ एटम्स या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यूनिट सेल के या 3D स्ट्रक्चर के किन किन स्थानों पर स्थित होते हैं, इसकी रैंक क्या होती है और परीक्षा में इससे संबंधित कैसे प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ये हमारा आज का पहला टॉपिक है। पेन और कागज ले लीजिए और जो भी चीज़ें मेरी आपको समझ में आती है उसे आप नोट करते हुए चलिए, क्योंकि यहाँ से छोटे छोटे प्रश्न उठते हैं। बोर्ड की एग्जाम्स में इस टॉपिक से या इस पूरे चैप्टर से 3 नंबर के प्रश्न आते हैं, और अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो इससे क्वेश्चंस आते ही हैं। तो आइए देखते हैं कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है। एक बार फिर से रिमेंबर करते हैं पिछली क्लास की ओर कि सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होते हैं। सेंटर्ड यूनिट सेल ऐसे यूनिट सेल होते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, जो कि एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं, यह यूनिट सेल के 3D स्ट्रक्चर के कॉर्नर पे तो उपस्थित होते ही हैं, साथ साथ इसके फेसेस पे या इसके बॉडी के अंदर या किन्हीं 2 फेसेस पे भी उपस्थित हो सकते हैं। तो जैसा कि पिछली क्लास में हमने देखा था फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे उपस्थित होने के साथ साथ उसके फेसेस पर भी उपस्थित होते हैं। आइए यहाँ देखते हैं कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है स्पष्ट रूप से। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको ये डिस्कस करने का प्रयास करूंगी या समझाने का प्रयास करूंगी कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की अपेक्षा क्या डिफ्रेंशिएशन है। देखिए, जैसा कि यहाँ पर आपको मैंने एक साधारण यूनिट सेल का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये यूनिट सेल है, इसकी ये कॉर्नर्स है। जैसा कि हम लोगों ने प्रिमिटिव यूनिट सेल में डिस्कस किया था कि कॉर्नर्स कितने होंगे। 3D स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट सेल में कॉर्नर्स की संख्या कम से कम 8 होगी। 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये कॉर्नर मुझसे छूट गया, ये 8। तो इस प्रकार से इसमें 8 कॉर्नर्स में, और चूंकि ये सेंटर्ड यूनिट सेल है और उसमें भी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है, तो इस प्रकार की सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इसके कॉर्नर्स पर तो उपस्थित होते ही हैं, साथ साथ इसकी बॉडी के अंदर भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, उपस्थित होगा। और ये क्या हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ अगर हम इसकी डिफिनीशन के बारे में लिखने का प्रयास करेंगे कि इसकी डिफिनीशन क्या हो सकती है, तो बच्चों इसकी डिफिनीशन ये होगी कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल आर
those type of unit cell are those type of unit cell which consist of constituent particle, यहाँ CP का मतलब होता है constituent particle, which consist of constituent particle at the corner of unit cell, as well as in body of unit cell। यानी कि बहुत ही साधारण शब्दों में अगर मैं इसे कहने का प्रयास करूं तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल ऐसे यूनिट सेल होते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी कि एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स उस 3D स्ट्रक्चर के या उस यूनिट सेल के कॉर्नर्स के साथ साथ कहाँ उपस्थित होते हैं, उसके बॉडी में भी उपस्थित होते हैं। तो ये तो इसकी डिफिनीशन हुई बच्चों, उम्मीद है आपको ये समझ में भी आया होगा। आगे चलते हैं, हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि इस प्रकार के यूनिट सेल में यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की रैंक क्या होती है या इनके अंदर टोटल एटम्स की संख्या क्या होती है। तो बच्चों आइए हम आगे प्रयास करते हैं कैलकुलेशन का कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की रैंक क्या होती है या इस पूरे यूनिट सेल की रैंक क्या होती है। तो अगर हम देखना लिखना चाहें कैलकुलेशन, हेडिंग डाल लीजिए कैलकुलेशन ऑफ रैंक लिख सकते हैं। तो यहाँ बच्चों आप देखिए कि इस प्रकार के बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में आपको चार कॉर्नर्स ऊपर की ओर और 4 कॉर्नर्स नीचे की ओर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कॉर्नर्स के एटम्स का कंट्रीब्यूशन हम पहले से ही जानते हैं। अगर नहीं भी जानते हैं तो एक बार मैं इसे फिर से समझाने का प्रयास करूंगी। कॉर्नर्स के एटम का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/8 होता है। अब ये जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे ये कंट्रीब्यूशन 1/8 हो सकता है। अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो तो इसको हम सॉल्व करने का प्रयास कर देंगे। बच्चों देखिए ये जो एटम है ये जनरली सर्कुलर शेप होता है, आपको पता है। मान लेते हैं ये एक एटम है जो यहाँ पर सिचुएटेड है। तो आप यहाँ देखिए कि इसमें जो सेल पैरामीटर्स है वो 90 डिग्री एंगल पे सारे क्या है, सारे पैरामीटर्स इसके हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो होगा अगर हम देखने का प्रयास करें तो अगर हम बात करें कि सर्कुलर एटम का कितना भाग इस 3D स्ट्रक्चर के अंदर में है तो इसका कैलकुलेशन हम इस तरह से करेंगे। पहले तो हम क्या करते हैं कि इस सर्कुलर स्ट्रक्चर को अगर एटम माने तो आधा भाग तो हमारा इस पैरामीटर्स के बाहर है। हम मान लेते हैं कि इस एटम का आधा भाग जो है इस 3D स्ट्रक्चर के बाहर है और आधा भाग हम मान लेते हैं कि इस 3D स्ट्रक्चर के अंदर है। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि इस आधे भाग का भी आधा भाग इसके अंदर है। लेकिन इसका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं ये जानने का प्रयास करते हैं। अगर मैं इसी को बाहर बना दूं तो ये आप देखिए ये किसी सर्कुलर या गोले का आधा पार्ट है। ये आपको किसी सर्कुलर या गोले का आधा पार्ट लगेगा, ठीक है। और आप कल्पना कीजिए कि ये अगर किसी एटम का आधा पार्ट है तो इसका नाभिक क्या होगा, यहाँ पर स्थित होगा। जैसा कि आपको मैंने यहाँ मान लेते हैं इस एटम का ही मैंने यहाँ पर भाग निकाल के रख दिया है। अगर एक्सिस की बात करें तो ये देखिए आप ये 90 डिग्री एंगल पर इसके सेल पैरामीटर से इस कोने पर ये 90 डिग्री एंगल पर है। तो अगर हम यहाँ बात करें कि ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, तो पूरे गोले का जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, ये पूरा गोला कितने डिग्री का होगा, 360। ठीक है बच्चों। और अगर हम इसकी बात करें कि इस 360 सर्कुलर गोले का कितना पार्ट इस 3D स्ट्रक्चर के अंदर स्थित है, तो हम इसको अगर डिवाइड करते हैं, सिंपल सी मैथ लगाते हैं, तो हमारे पास आता है 1/4। इसका मतलब कि ये पूरा का पूरा एटम या गोला अपने जो पार्ट्स का अपने पूरे भाग का 1/8 इसमें सर्कुलेट किया हुआ है। मतलब आधे पार्ट का 1/8 इसमें कंट्रीब्यूट किया हुआ है। तो जब इस सर्कुलर या गोले का 1/4 पार्ट इसमें कंट्रीब्यूट है तो पूरे गोले का कितना पार्ट कंट्रीब्यूट होगा, 1/8। मेरी बात हो सकता है आपको समझ में आ रही हो। जब आधे गोले का 1/4 पार्ट इस 3D स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूशन में दिखाई दे रहा है तो पूरे गोले का कितना पार्ट कंट्रीब्यूट होगा, 1/8। तो इस तरह से अगर हम देखें तो प्रत्येक एटम जो है इस 3D स्ट्रक्चर का वो इस पूरे ये जो जितने कॉर्नर्स पर एटम है इन्होंने इस यूनिट सेल में अपना 1/8 पार्ट क्या किया है, कंट्रीब्यूट किया है। क्योंकि कॉर्नर्स पर एटम्स के कंट्रीब्यूशन कितने, 1/8 और कॉर्नर्स कितने हैं, 8। तो इस तरह से टोटल एटम्स का नंबर क्या हो जाएगा, 1। इसी तरह से अगर हम देखें
कि कॉर्नर्स के साथ साथ ये इसकी बॉडी में भी स्थित है, तो बॉडी के एटम का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, जाहिर सी बात है कि बॉडी के अंदर पूरा का पूरा एटम उपस्थित है, तो ये हो गया 1 और इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो टोटल जो होंगे एटम इसमें कितने हो जाएंगे बच्चों, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट की रैंक क्या होती है 2, या इसके अंदर टोटल एटम्स कितने होते हैं 2। तो आइए ये आप अगर लिखना चाहें तो इसको लिख लें, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि साइड सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होते हैं। प्यारे बच्चों, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होते हैं, तो आगे हम चलते हैं कि साइड सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होते हैं। तो यहाँ हम देखने का प्रयास करते हैं कि साइड सेंटर्ड यूनिट सेल किसे कहते हैं। सबसे पहले हम यूनिट सेल का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसके माध्यम से हम बहुत इजीली समझ जाएंगे कि साइड सेंटर्ड यूनिट सेल किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, मेरा ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपके सामने फिर से है, जिसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि साइड सेंटर्ड यूनिट सेल किसे कहते हैं। तो ये हो गया हमारा 3D स्ट्रक्चर ऑफ ए यूनिट सेल। यहाँ पर आप देखिए कि कॉर्नर्स पर पहले की तरह हम अरेंज करेंगे, सेम प्रोसेस पहले की तरह। इसके कॉर्नर्स पर 4 कॉर्नर ऊपर की तरफ और 4 कॉर्नर नीचे की तरफ। यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया, एटम्स को अरेंज कर दिया। तो ये हो गया हमारा बच्चों एक प्रिमिटिव सेल का एग्जाम्पल कि प्रिमिटिव सेल क्या होती है, जहाँ कॉर्नर्स पर क्या होते हैं, एटम्स उपस्थित होते हैं। क्योंकि साइड सेंटर्ड यूनिट सेल है, तो यहाँ पर कॉर्नर्स के साथ साथ हमारे एटम कहाँ उपस्थित होंगे, इसके 2 अपोजिट फेसेस पे भी उपस्थित हो सकते हैं। ये 2 अपोजिट फेसेस कौन कौन से हो सकते हैं, या तो ऊपर वाला एक फेस और नीचे वाला एक फेस, या तो दोनों साइड के फेस। यानी इसका मतलब पूरे 3D स्ट्रक्चर के किसी भी 2 साइड में यहाँ पर एटम क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो अगर मैं मान लूँ कि एक एटम इस साइड पे उपस्थित है और एक एटम इस साइड पे उपस्थित हो, तो ऐसा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये साइड सेंटर्ड यूनिट सेल का बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा। तो आइए हम कैलकुलेशन करते हैं साइड सेंटर्ड यूनिट सेल की रैंक क्या होती है। तो फिर से वही मैथमेटिक्स लगाएंगे बच्चों की, कॉर्नर कंट्रीब्यूशन हमारा क्या होगा, पहले की तरह ही कॉर्नर कंट्रीब्यूशन हमारा आइटम्स का होगा 1/8 × 8 इज इक्वल टू 1। और इसी तरह से अब हम यहाँ पर सिर्फ चेंजिंग इतनी सी करेंगे कि साइड पे जो हमारे एटम्स है उनका कंट्रीब्यूशन क्या होगा। तो साइड के एटम्स का कंट्रीब्यूशन हमेशा की तरह 1/2 होगा, और चूंकि एटम्स की संख्या कितनी है, 2 है, तो इसको इंटू कर देंगे 2 से, तो हमारा हो जाएगा ये कितना, 2 और 1। तो यहाँ पर भी हमारे पास रैंक क्या आती है, टोटल रैंक इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से साइड सेंटर यूनिट सेल के भी रैंक क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, अभी हम लोगों ने सेंटर यूनिट सेल के 2 यूनिट सेल के बारे में पूरी तरह से डिस्कशन को खत्म कर लिया। आइए अब हम नेक्स्ट यूनिट सेल के बारे में बात करते हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट सेल का नाम है हेक्सागोनल यूनिट सेल। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि यह एक हेक्सागोनल यूनिट सेल है, यानी इसके पास कुछ ऐसी डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशंस होगी जिसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आइए हम डिस्कशन करने का प्रयास करते हैं कि हेक्सागोनल यूनिट सेल अन्य यूनिट सेलों की अपेक्षा किस तरह से भिन्न होता है, और इसके रैंक और इसके अंदर एटम्स कहाँ कहाँ स्थित होते हैं, इसको भी जानने का प्रयास करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हेक्सागोनल यूनिट सेल क्या होता है, इसके बारे में हम सबसे पहले इसकी डिफिनीशन को पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि हेक्सागोनल यूनिट सेल क्या है। तो अगर हम देखना चाहें, फिर से मैं वही एक रेखा चित्र बनाने का प्रयास करूंगी और समझाने का प्रयास करूंगी इसको। तो हेक्सागोन बनाने के लिए हमको सबसे पहले ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, आप भी साथ साथ में बनाएं। ये हमारे हेक्सागोन का स्ट्रक्चर बनेगा। क्योंकि हेक्सागोन बनाने के लिए एक ऊपर स्ट्रक्चर ऐसा 6 कार्बन की एक रिंग, हम जिसे कह सकते हैं बेंजीन रिंग आप कह सकते हैं, इसको बनाइए, और इसके कॉर्नर्स को आप एक दूसरे से मिलाइए। ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है हेक्सागोन का, और आप ये पीछे के कॉर्नर्स को भी अगर चाहें तो इससे मिला सकते हैं। ये हमारा हेक्सागोन बन गया। प्यारे बच्चों, ये एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। इसके कॉर्नर्स आप देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, और नीचे भी 6 कॉर्नर्स, 1 2 3 4 5 और 6। तो प्यारे बच्चों, हेक्सागोन एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, जो एक ऐसी यूनिट सेल होती है जो
कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अपने कॉर्नर्स के साथ साथ बॉडी के अंदर और फेजेस पर भी रखती है। तो इसका पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन हमको देखने को ये मिलता है कि ऐसे यूनिट सेल, द टाइप ऑफ यूनिट सेल which consist the constituent particle at corners, at faces and as well as in body of hexagon, structure is called हेक्सागोनल यूनिट सेल। कहने का सिंपल सा तात्पर्य यह है बच्चों कि अगर कोई भी यूनिट सेल अपने कॉर्नर्स के साथ साथ अपने दोनों साइड्स की ओर तथा बॉडी के अंदर भी एटम्स को रखती है या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को रखती है, तो ऐसी यूनिट सेल क्या कही जाएगी? हेक्सागोनल यूनिट सेल कही जाएगी। आइए बच्चों कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं। अगर आप चाहें तो इसको 1 सेकेंड के लिए लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ले लीजिए, और इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कि हेक्सागोनल यूनिट सेल में एटम्स की संख्या क्या होती है या इसका रैंक क्या होता है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो प्यारे बच्चों आइए शुरू करते हैं। हेक्सागोनल यूनिट सेल के रैंक के बारे में जानने का प्रयास करते हैं या कैलकुलेट करते हैं हेक्सागोन में कितने एटम्स पाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों एटम अरेंजमेंट में देखते हैं कि हेक्सागोन में किस प्रकार से कैलकुलेशन होता है। तो सेम चीज यहाँ पे हम लिखते हैं कैलकुलेशन। यहाँ आप देख रहे हैं कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में आपको एटम्स कहाँ दिखाई दे रहे हैं? इसके कॉर्नर्स पर भी दिखाई दे रहे हैं, साथ में डिफरेंट साइज पे भी दिखाई दे रहे हैं और इस हेक्सागोन के अंदर भी दिखाई दे रहे हैं। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम देखते हैं हमारा यहाँ पर क्या होगा। तो थोड़ा सा डिफरेंट सिचुएशन हमारे यहाँ पर आ जाएगी। कॉर्नर्स के एटम का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे 1/3 होगा और पूरे के पूरे एटम्स का कंट्रीब्यूशन 1/6 होगा। तो आइए देखने का प्रयास करते हैं कि इन एटम्स का कंट्रीब्यूशन इसमें क्या है। तो उसी तरह से कैलकुलेशन करते हैं। अगर मैं एक हेक्सागोन के इस एटम को लूं और मान लूं कि ये इसका क्या है? सेंट्रल पॉइंट है और ये एंगल 120 डिग्री का। तो सेम यहीं पर कैलकुलेट करते हैं। मान लेते हैं ये हेक्सागोनल का मैंने एक पार्ट लिया और ये हमारा एक एटम है जो यहाँ पर क्या है? सिचुएटेड है। अब आप ये देख रहे हो, ये चीज आपको समझ में आ रही है? कुछ ऐसा ही मैंने यहाँ से कट करके यहाँ पे उठा लिया है। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। अगर मैं इसको आधे को निकाल करके बाहर कर दूं तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। देखिए बच्चों ये इस तरह का स्ट्रक्चर हमें मिला। ये इस एटम का आधा पार्ट है और ये एंगल हमारा कितना है? 120 डिग्री का है। तो जब ये एंगल 120 डिग्री का हुआ तो इस सर्कुलेशन का पूरा एंगल कितना हुआ? 360 डिग्री का हुआ। और अगर हम इस 360 डिग्री को 120 डिग्री से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलता है? 1/3। तो इस तरह से ये जो आधा पार्ट है एटम का वो इस हेक्सागोन में कितने अपने भाग को कंट्रीब्यूट करता है? 1/3 भाग को कंट्रीब्यूट करता है। तो इस तरह से पूरा एटम कितना कंट्रीब्यूट करेगा? पूरा एटम 1/6 पार्ट को कंट्रीब्यूट करेगा। तो इस तरह से जो कॉर्नर्स पर एटम है, हेक्सागोन के जो कॉर्नर्स पर एटम है वो अपने कितने पार्ट को कंट्रीब्यूट करेंगे? 1/6 भाग को अपने कंट्रीब्यूट करेंगे। तो आइए बच्चों हम इसका कैलकुलेशन का प्रयास करते हैं कि किस तरह से कंट्रीब्यूशन हो गया। ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि कॉर्नर्स पे एटम का कंट्रीब्यूशन क्या स्थिति बनाती है। तो हमारे कॉर्नर्स कितने हैं? 12 कॉर्नर्स है। आप गिनिए, 1 2 3 4 5 6 ऊपर के, 1 2 3 4 5 6 नीचे के। तो कुल मिला के कितने हुए? 12 कॉर्नर्स हुए और 12 कॉर्नर्स पर एक एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/6। तो यहाँ हम लिखेंगे 1/6। तो ये हो जाएगा पूरा। सिंपल सी मैथमेटिक्स लगेगी 2। इसी तरह ये तो हो गया कॉर्नर पर एटम की संख्या। अब हम देखते हैं साइड्स पर एटम की संख्या क्या होगी। आपको सिंपली पता है कि साइड्स पे हमारे कितने एटम हैं? 2 एटम है हमारे। साइड भी हमारी 2 है, एटम भी 2 है और एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/2। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 1। अब इसी तरह से हम देख लेंगे बॉडी पर, हमारे बॉडी के अंदर कितने एटम्स का कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पर आप देखिए इस हेक्सागोन के अंदर बॉडी पर कितने एटम्स हैं? 3 एटम है, 1 2 और 3।
और इनका कंट्रीब्यूशन कितना है, प्रत्येक एटम का कंट्रीब्यूशन एक है, क्योंकि पूरा एटम हेक्सागोन के क्या है, अंदर है। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे 1। तो ये हो गया हमारा 3 और इसको हम टोटल कर देंगे तो हमें मिलेगा क्या, 2 1 3 और 3 6। तो इस तरह से हमारे हेक्सागोन का जो रैंक होगा या टोटल एटम्स होंगे वो कितने होंगे, 6 होंगे। अगर एग्जाम में पूछता है कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में या हेक्सागोनल यूनिट सेल की रैंक क्या होती है, तो आप जवाब देंगे 6। इसकी सिंपली ट्रिक ये भी है कि हेक्सा मीन 6 होता है और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में आपके टोटल एटम्स की संख्या भी क्या है, 6 है। तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।